उषा काल का लालिमापूर्ण प्रकाश अपनी सुनहरी किरणों से संपूर्ण आकाश को लाल कर रहा था। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट भोर की निर्भरता को भंग कर रही थी। इतनी सुबह सुबह इन छोटी छोटी पगडंडी नुमा सड़कों पर टहलना कितना अच्छा लगता है। पहाड़ों की ऊंचाई से गुजरती सांप सी टेढ़ी मेढ़ी सड़क और सड़क के दोनों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानो आकाश को छू लेना चाहते हो। पहाड़ों की सुबह बहुत ठंडी होती है, परंतु कविता को कोहरे से घिरी सड़क, चारों ओर फैली निस्तब्धता के बीच सुबह सुबह घूमना बहुत अच्छा लगता था। यही क्षण तो उसे नितांत अपने लगते थे, जब वह धीरे धीरे टहलती हुई अपनी सोचों में डूबती उतरती रहती थी, खो जाती थी पुरानी यादों में, और एक अव्यवस्थी बेचैनी उसके मस्तिष्क पर कोहरा बनकर छा जाती थी। अब तो यह बेचैनी और पीड़ा भी उसे सुकून सा देती थी। टहलते टहलते वह बहुत दूर निकल आई थी। दूर से कोई आता दिखाई दे रहा था। अरे, यह तो यहीं सामने के कॉटेज का व्यक्ति है। कई दिनों से सुबह के समय यह उसे मिल जाता था। शायद वह भी इस कोहरे भरी सड़कों पर मन की शांति की तलाश में घूमता था, पर मन की शांति ऐसे कहाँ मिलती है। उसने एक गहरी सांस ली। एक दिन शाम को जब वह अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी सोचों में डूबी हुई थी, तभी कहीं दूर से वायलिन के स्वर लहराते हुए उसके कानों में पड़े। ओह, कितनी कसक व पीड़ा थी उस धुन में, मानो किसी संतप्त हृदय की टूटती धड़कनों का अर्तनाद ही सव्य धुन में साकार हो उठा हो। एक वेदना की लहर उसके मन में दौड़ गई। कौन बजा रहा है इतनी मधुर धुन, उसने सोचा। वायलिन बजती जा रही थी। कविता को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में कुछ टूटने लगा हो। बेचैनी तीव्र हो उठी। वह बाहर निकलकर बरामदे में आई। ऐसा लगा सामने से धुन आ रही हो। तभी उसने देखा सामने के कॉटेज की खिड़कियों से छन छन कर आती मध्यम रोशनी, और वहीं से हवा में गूंजते वह वेदनायुक्त वायलिन के स्वर। वायलिन के स्वरों को सुनते सुनते वह कब नींद के आगोश में आ गई, उसे पता ही नहीं चला। रात को रामी काम करने आई तो उसने पूछा। रामी ने ही बताया कि सामने वाली कॉटेज में दिल्ली से एक साहब आए हैं, अब यहीं रहेंगे। वे रामी से उनके घर का काम करने के लिए भी कह रहे थे। अगले दिन सुबह घूमने जाते समय उसने ध्यान से देखा, एक सुदर्शन सा व्यक्तित्व, खूब लंबा तथा गंभीर सा, उम्र यही करीब 30 या 35 वर्ष। नौकरानी से ही पता चला, और अभिजीत नाम है उसका। फिर यह रोज का ही क्रम हो गया था। शाम होते ही वायलिन के स्वरों का वादी में गूंजना, और सुबह टहलते समय कविता से आमना सामना होना। शाम होते ही सामने के कॉटेज की सारी बत्तियां बुझा दी जाती थी, और मोमबत्ती के धीमे प्रकाश में वायलिन के दर्द भरे स्वर सारे वातावरण को भिगोते रहते, और कविता का मन ना जाने क्यों भीग भीग जाता। यही धुन वो रोज बजाता था। शायद वह उसकी प्रिय धुन थी। सुबह टहलते समय वह उसे रोज मिलता। एक नज़र देखने के बाद दोनों सीधे अपने अपने रास्ते चले जाते। अब कविता को सुबह होते ही फिर शाम का इंतज़ार रहता, दर्द भरे स्वरों में डूब जाने के लिए, उस पीड़ा को अपनी पीड़ा में समाहित करने के लिए। वह बेचैन हो उठती थी। वे स्वर जो उसके दर्द को बढ़ा देते थे अब उसे सुकून देने लगे थे। वायलिन बजते ही वे डूब जाती थी, उन स्वरों में खो जाती थी कहीं उसके संतप्त हृदय पर, जैसे कोई शीतल जल से भीगा फोहा रख देता था। ऐसी ही एक शाम जब चारों ओर रजनी अपने आंचल को बिखेर कर धीरे धीरे संपूर्ण वातावरण को अपने आगोश में समेट रही थी, पहाड़ियों पर धीमे धीमे धुंध छाने लगी थी। पहाड़ी सड़क से नीचे दूर घाटी में जलती रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों दीप झिलमिला रहे हों। एक आकाश तारों भरा ऊपर और एक नीचे घाटी में। कविता बरामदे में निकल आई। ऊंची नीची पहाड़ियाँ, वह दूर तक जाती सड़क, ऊंचे देवदार के वृक्ष, सामने की कोठी, सब कोहरे में डूबते जा रहे थे। पक्षियों का अपने नीड़ों में लौटने का समय होने वाला। कोलाहल भी शांत हो चुका था। सब कुछ रोज की तरह था, परंतु उस दिन वायलिन क्यों नहीं बज रही थी? क्या हो गया?
क्या कहीं चला गया अभिजीत? अंधेरा गिरता जा रहा था, कोहरा भी घना होता जा रहा था। सड़क के किनारे दूर से खड़े देवदार पेड़ अब दिखाई देने बंद हो गए थे। नीचे घाटी में घरों की रोशनी तारों के सामान टिमटिमा रही थी, पर यह वायलिन उन स्वरों के लिए कविता बेचैन हो उठी थी। नौकरानी को बुलाया। रामी, आज क्या सामने वाले कॉटेज के साहब नहीं हैं? हैं मैम साहब, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं, दोपहर से ही बिस्तर से नहीं उठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही चाय बनाकर दे आई हूँ। अच्छा ठीक है। रामी अंदर चली गई। कविता सोचने लगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं तो आज वायलिन नहीं बजेगी। उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। कविता का मन किया वह चली जाए उसे देखने, लेकिन किस रिश्ते से वहाँ जाए, क्या सोचेगा वह? और फिर समवे कविता भी तो रोगी है, कहीं उसे भी रोग लग गया तो? लेकिन वह बीमार है, पता नहीं क्या हाल हो। और फिर वायलिन की धुन उसके ना बजने से उसके भीतर ना जाने क्या दरकने लगा था। वह बेचैनी से टहलने लगी थी। रामी, कविता ने पुकारा, तू जा सामने वाले साहब के पास, मैं यहाँ सब काम कर लूँगी। साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो किसे पुकारेंगे, तू जा वहीं, यहाँ की चिंता मत कर। रामी को वहाँ भेजकर वह बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गई। शाम बहुत उदास होती जा रही थी। यूँ तो उसे हर शाम बेहद तन्हा लगती थी, पर आज तो जैसे उसके भीतर की उदासी, वे सूनापन भीतर बाहर सब जगह फैल गया था। उसे लगा कोहरे की जगह ये उसकी उदासी ही तो है, जो प्रत्येक वस्तु को अपने आंचल में समेटे थी। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। उसे कपकपी आ गई। फिर भी यहाँ बैठना कितना अच्छा लग रहा था। देवदार वृक्षों से हवा टकराने पर अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसने शॉल कसकर लपेट लिया था। पहाड़ों में रात कितनी जल्दी घिर आती है। खामोश वादियाँ, देवदार के पत्तों की फड़ाहट, पहाड़ों में गूंजती निस्तब्धता कितना अजीब सा माहौल पैदा किए दे रही थी। वह उठकर अंदर आ गई। वो रात ही नहीं बीत रही थी, एक सदी जैसी लंबी रात। सुख का योग भी पल जैसा लगता है, पर उस दिन वह रात ना जाने कितनी लंबी हो गई थी। सोचों में डूबती उतरती, ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी। सुबह उठी तो सिर भारी था। वह टहलने निकल पड़ी। वही खामोश रास्ते, वही वृक्ष, वही कोहरे भरी पगडंडियाँ। दूर कोई आता दिखाई दिया। अरे यह तो अभिजीत है। कल इतना बीमार रहा फिर भी घूमने निकल पड़ा। धीरे धीरे वह पास आता गया। पास आकर ठिठका, फिर आगे बढ़ गया। उसने सोचा वह उससे पूछ ले तबीयत कैसी है। थका थका सा लग रहा था, लेकिन आगे निकल गई, हिम्मत नहीं हुई। पहाड़ी सड़क के किनारे लगी पत्थर की बेंच पर बैठ गई। आज दिल और मन बहुत थका हुआ था। नीचे वादियाँ कोहरे के बादलों से ढकी थी। तभी पीछे पदचाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही था। वह लौट आया था। पास आकर खड़ा हो गया। सुनिए जी। वह खड़ी हो गई। आप यहीं सामने वाले कॉटेज में रहती हैं ना? मैं कई दिनों से आपको बरामदे में बैठे देखता रहता हूँ। रोज सोचता हूँ कि बात करूँ, इस अनजान जगह पर कोई तो बात करने वाला मिले। जी मैं यहीं रहती हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? उसके मन की बात निकल ही पड़ी। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार था या नहीं? मुझे रामी ने बताया। आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर भी सुबह सुबह ठंड में घूमने निकल पड़े। पता नहीं किस अधिकार भाव से कह गई थी। होश आया, नजरें झुका ली। अरे कुछ नहीं, ठीक हूँ। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। आदत से मजबूर हूँ, सुबह घूमना चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। कितना अच्छा लगता है भीगी भीगी सुबह में सूरज की किरणों को धीरे धीरे कोहरे को पछाड़ते हुए देखना। तन मन सब कुछ शांत सा हो जाता है। आपको नहीं लगता क्या? आप भी तो रोज घूमने आती हैं। हाँ ये तो सच है, सुबह घर में नहीं रहा जाता, दोनों साथ चल दिए। आपका नाम पूछ सकता हूँ? कविता। बहुत सुंदर नाम है। वैसे आप क्या कविता का भी शौक रखती हैं?
हाँ, पढ़ने का, थोड़ा बहुत लिखने का, लेकिन बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। वह सकपकाकर हंसने लगी थी। अच्छा, फिर मिलेंगे। घर आ गया था। अभिजीत ने मुस्कुराकर अभिवादन किया और अपने कॉटेज की तरफ मुड़ गया। अब रोज ही साथ घूमने जाने का क्रम सा बन गया था। दोनों छुटपुटे में ही निकल पड़ते। प्रातः भ्रमण के लिए दोनों को साथ मिल गया था। एक दिन ऐसे ही घूमते समय अभिजीत ने अचानक पूछ लिया, कविता जी, माफ़ कीजिएगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में झांकना अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी क्या आप बताएंगी कि आप इतनी गंभीर क्यों रहती हैं? आप यहाँ अकेली, इस अकेले पहाड़ी स्थान पर, कहाँ की रहने वाली हैं आप? आप कुछ अन्यथा ना समझिएगा। मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ। आपका कोई अपना? इतने सारे प्रश्नों के आक्रमण से वह घबरा गई थी। अपना? हाँ, अपने थे तो उसके। घर भी तो था सुंदर सा। पर कहाँ खो गई आप? यदि मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, वह चौंकते हुए बोली थी। पलकों में दर्द की नमी झलक आई थी। कब तक वह इस दर्द को ढोती रहेगी? उसे कह देना चाहिए, हाँ अभिजीत जी, मेरे भी अपने थे, परंतु समय के साथ सब कुछ समाप्त होता जा रहा था। यदि आप भी मेरी हकीकत जान जाएंगे तो आप भी अन्य लोगों की तरह मुझसे नफरत करने लगेंगे। वह एक बेंच पर बैठती हुई बोली, आपको नहीं पता, मुझे टीबी है। और फिर बिना अभिजीत के चेहरे के भाव को देखे वह सब कुछ बताती चली गई। 4 वर्ष पूर्व अपने विवाह की बात। सुंदर योग्य पति मिला, बेहद प्यार करने वाला। इलाहाबाद में छोटा सा घर संसार। फिर सोने के रातें चांदी की। प्यार का वह 1 साल पंख लगाकर कैसे गुजर गया पता नहीं। न जाने कैसे उसके सीने में दर्द रहने लगा। खांसी भी तीव्र गति से बढ़ने लगी। टेस्ट कराया तो तपेदिक निकला। वह सोच भी नहीं सकती थी कि विवाह से पहले का घुटन भरा व तनाव भरा जीवन विवाह के 1 वर्ष बाद इस रूप में उभरेगा। कितनी खुश थी वह। पर अब टीबी भी बढ़ चुकी थी। उसका इलाज संभव था, पर उसके पति की उसी दिन से आंख बदल गई। बड़े प्यार से समझा बुझाकर स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तम जलवायु वाले इस छोटे से पहाड़ी स्थान पर एक कॉटेज किराए पर लेकर उसे छोड़ गए। यहाँ का खुशनुमा स्वस्थ वातावरण उसे जल्दी स्वस्थ कर देगा, यह कहकर पता नहीं उसे स्वस्थ करने के उद्देश्य से छोड़ गए थे या उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से। ठीक भी था, उसने एक सुंदर स्वस्थ शरीर वाली पत्नी से विवाह किया था। एक बीमारी टीबी रोगिणी के साथ वह कैसे जीवन बताता? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह यहाँ अकेले स्थान पर इस सूनेपन में कैसे रहेगी। उसे स्वस्थ वातावरण के अतिरिक्त प्यार की भी तो ज़रूरत है। एक नौकरानी रामी को उसकी सेवा में नियुक्त कर चला गया था। पत्र आते रहते थे। पहले तो फ़ोन भी अक्सर ही कर लेता था, पर अब 1 साल से उन पत्रों का सिलसिला भी टूट चुका था। फ़ोन भी आने बंद हो गए थे। कविता के पास पहले का इतना पैसा था कि कुछ समय आराम से गुजार गया, पर अब आगे क्या होगा? उसके पत्र आने बंद हो गए। फ़ोन करने पर फ़ोन भी उठाना बंद हो गया। शायद उसने नंबर भी बदल लिया हो। उसकी सहेली के फ़ोन से मालूम हुआ कि उसने दूसरा विवाह कर लिया था। इधर कविता का इलाज पूरा हो चुका था। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम जा सकती हो। पर क्या करती वहाँ जाकर? वह पति के मन में, घर में उसका स्थान ही नहीं रहा था, तो वह वहाँ कहाँ और कैसे रहेगी? उसे अगर कविता से प्रेम था तो क्या एक बीमारी उसे अलग कर सकती थी? कहते तो यही हैं कि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का और आत्मिक होता है। पर ठीक भी है, एक रोगी शरीर के साथ वह पूरा जीवन कैसे काटता? वह अपने मन को ऐसे ही समझा लेती। और तब से कविता यही थी, सोचती थी अब क्या होगा इस जीवन का, किस काम का है ये, और कैसे कटेगा ये लंबा जीवन। निसार, निरुद्देश्य और नीरस पुरानी यादें उसे ना चैन से जीने देती थी ना मरने। मौत इतनी आसान वस्तु तो नहीं जो हर एक को प्राप्त हो जाए। इस उद्देश्य विहीन असार जीवन का अंत कहाँ है
क्या है नहीं पता, किस राह उसे जाना है वह नहीं जानती थी। कभी मन करता कि अचानक इलाहाबाद पहुंच जाए, शायद वो उसे देखकर पिघल जाए। पर जब वो व्यक्ति मन से ही उसे निकाल चुका था तो वो क्यों जाए। प्रेम कोई जबरन तो किया नहीं जा सकता। वह थककर सामने पहाड़ी की चोटी की ओर देखने लगी। अचानक ध्यान आया कि वह कहीं यूं ही तो नहीं बोले जा रही। किस भावना से वशीभूत होकर वह इतना सब कुछ कह गई थी, अभिजीत से नहीं जानती थी। पीछे मुड़कर देखा तो अभिजीत दूर शून्य में कुछ देख रहा था। उसे पीछे मुड़ा देख गहरी सांस ली। उसने कहा, नहीं कविता जी, आपको अब टीवी नहीं है, और अगर पहले थी भी तो आपके पति को क्या आपको यूं छोड़कर चले जाना चाहिए था। सुख की ठंडी छांव में साथ निभाया तो क्या कुछ पलों की कड़ी धूप में आपके साथ नहीं चल सकता था। अब मुझे ही देखिए। दुख की एक लिखत लहर उसके चेहरे पर झुकाई थी। मैंने अपनी पत्नी से जीवन भर सुख दुख में साथ चलने का वादा किया था, और वह मुझे विवाह के 6 महीने बाद ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर कहीं खो गई। उन 6 महीनों में ही इतना प्यार दे गई कि वह जीवन भर मुझे टीस देता रहेगा। दिल्ली में उस घर, उस शहर से जुड़ी असंख्य यादें, चप्पा चप्पा उसकी खुशबू से भरा हुआ, कण कण में उसकी सुंदरता और मोहक सरल व्यक्तित्व समाहित था। उसकी यादों ने इतना बेचैन कर दिया कि सब कुछ बेचकर अपनी यादों के कब्रिस्तान से उठकर मैं यहाँ इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में आ गया, शांति की तलाश में। पर यहाँ भी कहाँ चैन था। शाम होते ही उसकी यादें मुझे इस कदर तड़पा देती कि मैं समय को संभाल नहीं पाता, और इसी तड़प को वायलिन के स्वरों में डुबोने की कोशिश करता रहता हूँ। पर अब आपकी बातें सुनकर लगा कि ज़िंदगी में दुख व कांटे हर किसी के हिस्से में आते हैं। शायद मुझसे भी अधिक किसी का जीवन पीड़ाओं से भरा है। इंसान जब इस दुनिया में नहीं रहता है तो कुछ दिनों के बाद व्यक्ति सब्र कर लेता है, क्योंकि उसे देखने मिलने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जब इंसान यहीं इस दुनिया में हो तो उसके द्वारा दी गई तड़प ना तो जीने देती है ना मरने। कुछ ना पाने से ज़्यादा पीड़ा की बात है कुछ पाकर खो देना। लेकिन यह पीड़ा, यह कसक तो जीवन का अंग है। और देखो, इसी दर्द ने तो हम दोनों के बीच एक अनमोला रिश्ता निर्मित कर दिया है। मित्रता का, मानवता का, या शायद दर्द का। दर्द ही दर्द को अपनी ओर खींचता है। उस दिन अभिजीत ने भी उससे आप बीती सुना डाली थी। उस दिन घर आकर कविता ने सोचा था, क्यों बताया मैंने उसे सब कुछ, कौन लगता है वह मेरा। और फिर मैं बीमार, मेरा रोग कहीं इसे लग गया तो क्यों मिलती हूँ मैं इससे। मैं हूँ तो एक पराई स्त्री, एक पीड़ित स्त्री, बीमार मन व शरीर लिए, एक विवाहिता। क्या पता मेरा पति किसी दिन मुझे लेने आ जाए। वह दूसरे विवाह की बात झूठी भी तो हो सकती है। मैं अभिजीत से किस रिश्ते से के तहत इतनी आत्मीयता रखती हूँ, उसे अभिजीत की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। अगले दिन वह घूमने नहीं जा पाई थी। मन का संताप शरीर पर अपना प्रभुत्व जमा बैठा था। बुखार आ गया, सिर दर्द से फटा जा रहा था। शाम को अभिजीत घर ही आ गया। माफ़ कीजिएगा, आज आपको सुबह नहीं देखा। सोचा कहीं तबीयत तो खराब नहीं, इसीलिए चला आया। वह अंदर आते ही बोला, नहीं ठीक हूँ, यूं ही कुछ मन ठीक न था, इसलिए सुबह घूमने नहीं आ पाई। अरे आपका तो मुंह लाल हो रहा है, क्या बुखार है। उसने कविता के माथे पर हाथ रखकर कहा, ओह आप तो बुखार से तप रही हैं, डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं अभिजीत जी, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास दवा है, मैं ले लूँगी। सर में भी बहुत दर्द है। आत्मीयता के प्रदर्शन से छलछला आई आंखों को उसने पहुँचते हुए कहा, अच्छा लाइए, आपका सर दबा दूँ। नहीं नहीं प्लीज़, आप मेरे निकट मत आइए। आपको पता है ना कि मुझे टीबी है, और लगता ही है बुखार भी उसी के कारण है। मेरे जीवन का कलंक एक व्यक्ति के दामन को तो खराब कर ही चुका, आप भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। आप यहाँ मत आया कीजिए, आप भी बीमार हो सकते हैं। पता है ना यह एक संक्रामक रोग है। वह रोती हुई बोली। अभिजीत ने भी उससे कहा, कुछ नहीं है आपको,
डॉक्टर तो पहले ही कह चुके हैं कि आप स्वस्थ हैं। यह बुखार ठंड से भी तो आ सकता है। अच्छा, आपकी तसल्ली के लिए चेकअप करा लेते हैं। हाँ, यदि आपको मेरा आना अच्छा ना लगा हो तो बताइए, अब आगे से मैं नहीं आऊँगा। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, झेपती हुई वह बोली। अभिजीत जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, परंतु मुझसे किसी को भी दुख व परेशानियों के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरी नीति यही है, घुट घुट कर मरना। इससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। कविता ने मन मसोस कर उससे कहा। मैं बचा सकता हूँ कविता। वह जी की औपचारिकता को तोड़ कविता पर उतर आया था। क्या तुम जीवन की राह में मेरे साथ चलना स्वीकार कर लोगी? अभिजीत ने एक साथ ही इतना कह दिया था। कविता सकते में आ गई। क्या क्या कह रहे हैं ये? एक परित्यक्ता रोगिणी औरत को अपना हमसफर बनाएंगे? और फिर उसके लिए ऐसा सोचना भी पाप है। वह किसी की पत्नी है। भारतीय स्त्री जीवन में केवल एक बार ही अपना सर्वस्व अपने पति को मानती है। उसके पति कैसे भी हों, रहेंगे वही उसके पति। कैसे स्वीकार कर ले वह उसे? नहीं नहीं, वह विवाहिता है और सबसे बड़ी बात, वह एक रोगी है। अपने सुख के लिए अभिजीत का जीवन खराब नहीं कर सकती। नहीं, यह असंभव है अभिजीत जी। मैं विवाहिता हूँ, किसी की पत्नी हूँ। किसकी पत्नी? उस आदमी की जो तुम्हें तिल तिल मरने को यहाँ वीराने में डाल गया है। उस आदमी की जिसने बरसों से आकर यह भी नहीं देखा कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। पवित्र अग्नि के फेरे लगाकर सारे वचनों को भूलकर दूसरा बिहार रचा लिया। उसकी पत्नी हो तुम। जब पति पत्नी के बीच मन का पवित्र रिश्ता ही नहीं हो तो कौन पति? उसके लिए तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही हो, जबकि वह अपनी दूसरी दुनिया बसा चुका होगा। कविता, मैंने भी सोचा था कि वसुंधरा की मौत के बाद उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। मेरे रोम रोम में उसकी यादें थी। लेकिन सोचता हूँ जीवन बहुत लंबा है। इन दर्द भरी राहों से जब गुजरना ही है तो क्यों ना दो पीड़ित व्यक्ति साथ गुजरें। तुम्हें देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया, यह नहीं कहूँगा, परंतु तुम्हारी पीड़ा ने मुझे अपनी ओर खींचा है। तुम्हारे दर्द ने, तड़प ने मुझे विवश किया तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में उमड़ते घुमड़ते तूफान को पढ़ने के लिए। इस दर्द से मैं जुड़ गया हूँ। इस अकेले मत ढो, मुझे भी मिलकर इस दर्द को उठा लेने दो। दोनों मिलकर पीड़ा को जिएंगे, फिर देखना यह दर्द का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। बोलो, चुप क्यों हो? अभिजीत ने आज उससे अपने मन की बात कह दी थी। पर मैं बीमार, तुम। कविता रूंधे गले से आगे नहीं बोल पाई। तुम बीमार नहीं हो, और यदि थोड़ी बहुत हो भी तो ठीक हो जाओगी। यह कोई असाध्य रोग तो नहीं। मुझसे विवाह करने के उपरांत यदि यह रोग मुझे हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? बोलो, तुम्हारी मेरी सारी पीड़ाएं अब अलग नहीं है। कहो, साथ दोगी ना मेरा? अभिजीत ने झुककर उसके बीमार कांपते हाथों को पकड़ लिया था, और कविता जो आंसू की धुंधलाहट में डूबती अभिजीत की सौम्य आकृति को एकटक देख रही थी। बाहर पहाड़ियों का कोहरा छट रहा था। उस दिन के बाद कविता के मन के कोहरे ने पहाड़ियों को नहीं घेरा। उस दिन के बाद कोई शाम उदास नहीं हुई, ना अभिजीत की और ना कविता की। अभिजीत के प्यार और अपनेपन ने कविता को इतना स्वस्थ कर दिया कि उसे लगता ही नहीं कि वो कभी बीमार थी। उसी तरह कविता के बेपनाह प्यार से अभिजीत के मन का कोहरा भी अब छट चुका था। आज दोनों के साथ को 10 साल हो चुके हैं, और उनके प्यार की साक्षी है उनकी 8 साल की प्यारी सी बेटी अनन्या। उनका हंसता खेलता परिवार आज इस छोटे से पहाड़ी इलाके में सुखमय जीवन गुजार रहा है।